दिन टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ है। आरोप है कि इस दौरान प्रचार पर निकले बीजेपी नेता दिलीप घोष को भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने निशाना बनाया और उन पर हमला बोला, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। बवाल तब और बढ़ गया जब दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों ने हालात बिगड़ने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पिस्तौल तान दी, लेकिन इसके बाद भी टीएमसी कार्यकर्ता शांत नहीं हुए। वो सुरक्षा कर्मियों से उलझने की कोशिश करते दिखे। हालांकि बाद में किसी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने दिलीप घोष को वहां से निकाला। अब खबर है कि बीजेपी अपने नेता दिलीप घोष पर हुए हमले की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। वहीं इस मामले में चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो तब की है जब उपचुनाव के लिए प्रचार हो रहा था। प्रचार का अंतिम दिन है और इस दरमियान किस तरह का हो हंगामा हुआ है वो आपके सामने है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। दिलीप घोष को टारगेट करने की तैयारी थी, ये बीजेपी का आरोप है। और साथ ही इस हंगामे के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने बंदूक तान दी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर, क्योंकि वो ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हम सेल्फ डिफेंस करना चाह रहे थे, क्योंकि उससे पहले सुरक्षा कर्मियों को भी मारा गया है, पीटा गया है। सिचुएशन बहुत नाजुक है। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। पूरा के पूरा हालत बहुत नाजुक है। सिचुएशन डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने का माहौल भी नहीं है, लेकिन भाजपा वर्कर आखिरी दम तक ये चुनाव लड़ेगी और हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। पिछले जब से टीएमसी पावर में आया है ये हम फेस करते आए हैं, हमारे लिए कोई नया बात नहीं है। और आज का जो घटना घटा इससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया है। इसीलिए शायद हमारे कार्यकर्ता को रोका गया, हमारे कार्यकर्ता को पीटा गया, दिलीप घोष जी को पीटा गया। तो बात यह है कि ये सब चीज़ें लोग तभी करते हैं जब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बंगाल में जो गुंडा राज चल रहा है, तो आज वो लेटेस्ट नमूना खुद उनके कार्यकर्ता लोगों ने पेश किया। पर दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। दिलीप घोष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। आज जो ये अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला भवानीपुर में, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, आप भी वहां पर मौजूद थे, उस वक्त क्या हुआ था वहां पर? देखिए, आज प्रचार का अंतिम दिन था, तो हम लोगों ने तय किया 8 वार्ड में 80 कार्यकर्ता साथ निकलेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। जो पर्ची होती है वोट की वो और लीफलेट मिली वही कर रहे थे हम लोग। मेरे जाने से पहले अर्जुन सिंह के साथ हाथापाई, उनको रोका गया और निकाल दिया गया बस्ती से गोबर। फिर हम जब गए वही गुंडे, बात नहीं था, वही जाके हम लोगों को घेर लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को मारने लगे, लहू लुहान कर दिए, सर फोड़ दिए। हमारे सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई हुई, मजबूरन उनको बंदूक निकालना पड़ा, नहीं तो हम निकाल ही नहीं पाते वहां से। हमको भी घेर लिया, तो धक्का मुक्की किया, काफी देर तक चला है ऐसा। तो ये जगह जगह जब से चुनाव का घोषणा हुआ है, जब से हम प्रचार में उतरे हैं, हमारे कैंडिडेट को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को सब रोका गया। आज तो अंतिम दिन था, हम लोग सब उतरे तो सबके साथ कुछ ना कुछ हाथापाई, मारपीट, जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया है। बंगाल में लोकतंत्र का वातावरण ही नहीं है, लोकतंत्र ही नहीं है, और इसलिए चुनाव निष्पक्ष संभव ही नहीं है। जी दिलीप घोष जी, जिस दौरान ये सब कुछ हुआ, आपके कितने कार्यकर्ता उस वक्त घायल हुए थे? हमारे 3-4 लोग थे, क्योंकि ज्यादा लोग तो लेकर हम नहीं जा सकते ना, 5 लोग से ज्यादा साथ नहीं जा सकते। हमारे सुरक्षा कर्मी और हमारे 4-5 कार्यकर्ता ही थे, उन सबको मारा पीटा गया। महिलाएं 2-3 थी, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई और मेरे को घेर लिया। सुरक्षा कर्मी होते हुए मेरे को धक्का मुक्की किया गया और वहां से कैसे भी निकले हम लोग। आप वीडियो में देखिए, सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट किया जा रहा है, मेरे को धक्का मारा जा रहा है और कार्यकर्ताओं को जमीन पर फेंक के मारा जा रहा है। वहाँ एक स्टेट गवर्नमेंट के भी इंटेलिजेंस के थे कोई, वो भी आ गए देखने के लिए, रोकने के लिए, उनको भी खूब मारपीट किया गया है। तो ये जो परिस्थिति है, चुनाव प्रचार की वातावरण ऐसे बने हैं, तो लोग कैसे घर से निकल सकते वोटिंग करें। जी दिलीप जी, टीएमसी का ये कहना है कि आपके कार्यकर्ता थे जो हंगामा पहले कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ता थे कहाँ वहाँ? वही देखिए, अर्जुन सिंह जी का वीडियो देखिए, मेरा देखिए, दोनों में वही गुंडा का गुट है जो वहाँ बस्ती में जाकर हंगामा मचा रहे थे। अर्जुन सिंह निकल गए, 1 घंटे के बाद मैं आया तो मेरे साथ भी वही लोग जा करके मारपीट किए। तो वहाँ चुनाव प्रचार करने नहीं देंगे, किसी को घुसने ही नहीं देंगे। मुख्यमंत्री को इतना डर क्यों? अगर डरते हैं तो लोकतंत्र में क्यों राजनीति कर रहे हैं? और हर बार ऐसा होता है, किसी भी कीमत पर जितना चाह रहे हैं
उनको लग रहा है कि लोग उनके साथ नहीं हैं, इसलिए वो हिंसक हो गए हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कोलकाता से आशिका सिंह जुड़ चुकी हैं। आशिका, अभी हम दिलीप घोष को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि मेरे 3-4 साथ में कार्यकर्ता थे और सुरक्षा कर्मी थे जिन्हें टारगेट किया गया है, लेकिन भीड़ तो इस कदर लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जत्थे का जत्था निकल पड़ा था। वो हो सकता है कि टीएमसी के भी कुछ लोग हों और उसमें बीजेपी के भी हों, लेकिन 2-4 लोग तो किसी की तरफ से नहीं थे, ज्यादा ही संख्या में थे। देखिए, दिलीप घोष जब डोर टू डोर प्रचार पर निकले थे तो उनके साथ सिर्फ 4 से 5 ही कार्यकर्ता थे, लेकिन उसके आगे संभव है कि जगह जगह पर बीजेपी के भी कार्यकर्ता जो है मौजूद थे और टीएमसी के कार्यकर्ता तो बार बार देखा गया है। सुबह से कई तस्वीर सामने आई है जहां पर घरों से बाहर निकले हैं और बीजेपी के जो नेता आज प्रचार पर निकले थे उनको घेर करके नारेबाजी की है। ऐसी तस्वीर अर्जुन सिंह जब सुबह निकले हैं तो उनको भी ऐसे ही रोक करके ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, गो बैक के नारे लगाए गए हैं। और इसी क्रम में दिलीप घोष को इसके पहले भी एक बार रोका गया, जहां पर जिस गली से दिलीप घोष बाहर निकल रहे थे वहां पर माइकिंग चल रही थी टीएमसी की तरफ से दिलीप घोष के खिलाफ। वहां पर जो हाथों में पोस्टर लेकर के ममता बनर्जी के आगे बढ़ते हुए टीएमसी के कार्यकर्ता नजर आए, जय बांग्ला के नारे लगाए। साथ ही मैं ये भी याद दिला दूं कि ममता बनर्जी ने हालांकि बार बार ये कहा है कार्यकर्ताओं से कि वो बीजेपी के प्रचार को किसी तरह से रोके नहीं, बाधा ना पहुंचाए। बावजूद इसके आज जो अंतिम दिन था चुनाव प्रचार का, मेगा शो जिसे बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं कि मेगा शो, आशिका, मेगा झड़प शो में तब्दील होता हुआ नजर आया है। जो दिलीप घोष ने वीडियो जारी किया है उससे तो हम यही समझ पा रहे हैं। इस घटना के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अपने फेसबुक पेज पर उनके साथ हुई धक्का मुक्की का वीडियो शेयर किया है, जिसको हम दिखा भी रहे हैं, और उन्होंने साथ में लिखा क्या है वो कंटेंट आपको बताते हैं। भवानीपुर में जिस तरह एक जनप्रतिनिधि पर हमला किया गया उससे साफ है कि इस राज्य में आम आदमी का जीवन कितना सुरक्षित है। आज जिस तरह से भवानीपुर के जागू बाबू बाजार में टीएमसी के गुंडों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया, मुझे मारने की साजिश रची, ये सत्तारूढ़ दल के जघन्य भयानक रूप को दर्शाता है। क्या हम इसके बाद भी स्वस्थ चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं? और इस घटना के बाद टीएमसी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है। पार्टी की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि दिन के उजाले में जनता को निशाना बनाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या लोगों को उन नेताओं के खिलाफ विरोध करने का अधिकार नहीं है जिनका वो समर्थन नहीं करते? मानवाधिकारों का ऐसा घोर उल्लंघन शर्मनाक है। आशिका, टीएमसी का ट्वीट ये बता रहा है कि भाई जिन लोगों का आप समर्थन नहीं कर सकते हम उनका विरोध करेंगे, लेकिन जनता करे तो अलग बात है। टीएमसी आके बीजेपी का विरोध करे और इस तरह का हो हंगामा और झड़प किया जाए, कितना जायज है ये? देखिए, जनता की बात तो दूर रही यहाँ पर, लेकिन जो तस्वीरें आज देखने को मिली है, टीएमसी के कार्यकर्ता जो हाथों में झंडा लिए थे, ममता बनर्जी के पोस्टर लिए थे, उन्होंने जगह जगह पर रोका है, तो सवाल इस पर जरूर उठेगा। हालांकि मैं फिर बता दूं, ममता बनर्जी ने बार बार कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो ऐसा न करें। बावजूद इसके आज वही तस्वीर सामने आई है जब बीजेपी कोशिश कर रही थी कि अंतिम दिन का सबसे ज्यादा लाभ उठा सके। 80 जगह 80 चेहरे और ये प्रचार का उनका फॉर्मूला था। लक्ष्य की पूर्ति में लगी भी है बीजेपी। करीब 1 घंटे का समय बाकी है चुनाव प्रचार को खत्म होने में। और इस बीच जो जगह जगह से तस्वीरें सामने आई हैं, 2 बार दिलीप घोष को मेरे सामने रोका गया, अर्जुन सिंह को रोका गया, तो कहीं ना कहीं ये जो पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, जहां तस्वीरें ऐसी सामने आती रही हैं हिंसा की, वो शहर के भीतर भवानीपुर ममता बनर्जी के घर से कुछ किलोमीटर दूर वहां पर ये तस्वीर जो है देखने को मिलती है। और हालांकि मैं ये भी बता दूं कि टीएमसी की तरफ से भी उंगली उठाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जैसे पिस्टल लहराई गई लोगों के ऊपर, ये मानवता के विरुद्ध है। तो इसको लेकर के इसको बड़ा मुद्दा टीएमसी भी बना रही है। और आशिका, जैसे दिलीप घोष ने कोई वीडियो जारी किया है जिसको हम दिखा भी रहे हैं, तो क्या टीएमसी ने भी कोई वीडियो जारी किया है? इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी। और इस घटना से पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भवानीपुर सीट पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रचार हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आए हैं और इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए हैं। जवाब में टीएमसी की तरफ से जय बांग्ला के नारे लगाए गए।
गए। इस उपचुनाव में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल, दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी है। भवानीपुर के उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने 80 जगह पर 80 नेता प्रचार के लिए उतारे हैं। बीजेपी का आरोप है कि भवानीपुर के वार्ड नंबर 71 में अर्जुन सिंह को रोककर टीएमसी समर्थकों ने नारेबाजी की। अर्जुन सिंह के सुरक्षा कर्मियों से भी धक्का मुक्की की गई। भवानीपुर में चुनाव का अंतिम दिन और एक तरफ जय बांग्ला तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे। दिलीप घोष भवानीपुर के 71 नंबर वार्ड में प्रचार के लिए पहुंचे, जहां पर एक तरफ दिलीप घोष और बीजेपी के समर्थक तो दूसरी तरफ यहां टीएमसी के समर्थक ममता बनर्जी के पोस्टर हाथ में लेकर के और जय बांग्ला के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो ऑटो के जरिए यहाँ पर माइकिंग भी टीएमसी के द्वारा की जा रही है और दिलीप घोष ही नहीं, पार्टी के दूसरे नेताओं को भी इसी तरह से जगह जगह पर रोका गया है। और साथ साथ दिलीप घोष के आप देख सकते हैं कि टीएमसी का भी एक कार्यकर्ता चल रहा है जो ममता बनर्जी के पैम्फलेट बांटते हुए चल रहा है, तो हाथ में ममता बनर्जी की तस्वीरें लेकर के। और बीजेपी के जो नेता हैं उनको जगह जगह पर रोकने की कोशिश टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। दिलीप घोष की तस्वीरें आप देख सकते हैं, भवानीपुर में बाहर निकले हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्रियंका टिब्रेवाल के जो पैम्फलेट है वो बांट रहे हैं। और दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से भी यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता। आशिका, अभी हमने देखा ये वो मंजर था जो हमने विधानसभा चुनाव के दरमियान देखा था कि जब बीजेपी की तरफ से जय श्री राम का नारा लगता था, हमने वो भी मंजर देखा है। तब ममता बनर्जी मंच छोड़कर चली जाती थी, अपनी बात तक नहीं रखती थी। लेकिन एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि वो नारों वाला दौर इस एकमात्र उपचुनाव सीट पर भी दोबारा वापस आ गया है। बिल्कुल, उपचुनाव है, एक ही सीट पर है उपचुनाव, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये उपचुनाव। ममता बनर्जी खुद उनकी साख दांव पर लगी है। एक बार पहले भवानीपुर को छोड़ करके नंदीग्राम का रुख कर चुकी हैं, जहां से हार का सामना करना पड़ा था। ममता के सिर पे सलार रहे थे शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने उनको जो है चुनाव में हरा दिया था। हालांकि मामला फिलहाल कोर्ट में है, ममता बनर्जी इसको लेकर के कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा चुकी हैं। लेकिन अब भवानीपुर, जो कि ममता बनर्जी जहां रहती भी हैं, उनकी सीट भी है, 2 बार यहां से विधायक रह चुकी हैं, वहां से ताल ठोक रही हैं। टीएमसी की कोशिश है कि जीत का जो मार्जिन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। आज अंतिम दिन था प्रचार का, जो जगह जगह पर स्ट्रीट कॉर्नर किए गए, डोर टू डोर प्रचार किया गया। और जो तस्वीर आज इस दौरान सामने आई है वो सख्ते में डालने वाली है, जहां जगह जगह पर जो बीजेपी के नेता हैं उनको कहीं नारेबाजी का सामना करना पड़ा है तो कहीं हिंसा की तस्वीर सामने आई है। प्रीति, ठीक। आशिका, इधर भवानीपुर में होने वाले उपचुनाव के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच जमकर जो झड़प हुई है वो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इधर बीजेपी का आरोप है कि इस झड़प में उनके कई कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हुए और इस घटना के बाद बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। तो सुकांता मजूमदार इस वक्त बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष जो पहुंचे हैं उन कार्यकर्ताओं के बीच जिन्हें निशाना बनाया है टीएमसी ने। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से लहूलुहान कर दिया है और इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे हैं सुकांता मजूमदार। पथसभा चल रहा है, पथसभा में हम लोग थे डायना साइड में, जहाँ पे है आगे वाला मोड़ है, एक पटुआपाड़ा मोड़ है, वहाँ पर दिलीप दा को घेर करके विक्षोभ किया गया, उन पे अटैक किया गया। जितने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोग हम लोग यहाँ पर थे, वो लोग सब उठ करके हम लोग उधर गए। जब हम लोग उधर गए तो जाकर के देख रहे हैं, वहाँ पे 150 से ज़्यादा गुंडा लोग ऑलरेडी मोड़ पे खड़ा है। जब हम लोग पे युवा मोर्चा कार्यकर्ता के साथ गए तो धक्का मुक्की करना शुरू किया। वो लोग उधर से धक्का देते आया, लेकिन यहाँ पर कोई बांस शायद उसको मिला, बांस से पहला बार मैं ऊपर यहाँ पे अटैक किया। अटैक करने के बाद जब हम बैठे तो देखे चारों तरफ से लोग घेर करके जबरदस्त मारधाड़ करने लगा। यहाँ कोलकाता में 8 वार्ड है भवानीपुर असेंबली में, तो हर वार्ड में 10-10 नेता, 80 नेता हम उतरे हैं आज बंगाल को मैसेज देने के लिए। पिछले चुनाव के बाद से अभी तक हमारे 60 कार्यकर्ता की हत्या हुई है। जो हिंसा और यहाँ जो भ्रष्टाचार चरम पर है, लोकतंत्र की नामो निशान नहीं है। देख रहे हैं हमारे कार्यकर्ता जहाँ जा रहे हैं वहाँ गुंडे आकर उनको पीछे करके धावा कर रहे हैं। तो इसका खिलाफ वोट देके बंगाल में परिवर्तन के लिए हम लोगों को हम अपील कर रहे हैं। आज जगह जगह पर आपके नेताओं को रोका जा रहा है। हाँ, यही पद्धति है। जब उनको डर लगता है कि हम
हार जाएंगे तब हमको जबरदस्ती रोकने का प्रयास करें। जो बोल रहे बीजेपी का जमानत जब्त हो जाएगा, बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिलेगा, उनको ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को रोकना पड़ रहा है जबरदस्ती? ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ये घोषणा कर रहे हैं कि भवानीपुर तो शुरुआत है, दिल्ली की लड़ाई की ये शुरुआत है। और बस ये बात तो नंदीग्राम में उन्होंने बोला था, नंदीग्राम की कहानी सबको मालूम है। तो हम चाहते हैं वहाँ भी, यहाँ के लोग भी नंदीग्राम को दोहरा दे एक बार। भवानीपुर में हुए हंगामे के बाद बीजेपी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट में लिखा गया है, भवानीपुर के जादू बाजार में बीजेपी की चुनावी रैली में फिर खून बहाया गया। नंदीग्राम के बाद इस अन्याय का जवाब भवानीपुर की जनता भी 30 सितंबर को बैलेट बॉक्स के जरिए देगी। आशिका, ये बात तो सच है कि जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हो, सच ये है कि जनता देख रही है और जनता देख रही है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को लहूलुहान किया जा रहा है और आने वाले वक्त में कोई भी पार्टी का कैंडिडेट जीते, स्थितियां क्या होने जा रही हैं। चुनाव की बात करें, चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद हिंसा को लेकर के पश्चिम बंगाल हमेशा जो है सुर्खियों में रहा है। और अब जब उपचुनाव है, भवानीपुर शहर का बिल्कुल दिल कह सकते हैं इसको, ममता बनर्जी खुद वहीं पर रहती हैं। थोड़ी ही दूर उनके घर से आज जो घटना हुई है वो जो है देखने को जो तस्वीरें मिली हैं हिंसा की, वो वहीं पर हुई है। और अब जब ये उपचुनाव का अंतिम दिन था, ये तस्वीर हुई, पोलिंग के दिन क्या तस्वीर रहती है ये देखने की अब बात है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी आज दिलीप घोष की घटना पर रिपोर्ट मांगी है। तो अब आज जब बीजेपी की तरफ से भी शिकायत होती है, बीजेपी के नेता लगातार कहते आए हैं कि चुनाव कराने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर है वो राज्य में ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आज की देखने को मिली हैं उस पर मुहर लगाती हुई भी नज़र आ रही हैं। तो आगे क्या कदम जो है उठाया जाता है ये भी देखने की बात। बिल्कुल, और इसी मुद्दे पर आशिका, न्यूज़ 18 की टीम ने टीएमसी नेता शोभन देव चटर्जी से बातचीत की है। शोभन देव चटर्जी वही हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर सीट छोड़ी और बातचीत में शोभन देव चटर्जी ने बीजेपी पर प्रचार के दौरान कोरोना नियम तोड़ने समेत कई आरोप लगाए। ये बताइए कि आज बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंक दी है, 80 नेता 80 जगह। अरे भाई 80 नेता 80 जगह में है, लेकिन अमित शाह आने में डर लग गए उसको, नरेंद्र मोदी को आने में डर लग गया, और दूसरा जितना केंद्रीय मंत्री है वो लोग को डर लग गया, सारी चीफ मिनिस्टर को डर लग गया कि वो लोग को जानकारी है इस समय रिजल्ट क्या होगा। अभी तो हम लोग को खाली कितना डिफरेंस होगा इसके लिए लड़ाई हो रहा है, जीतने के लिए लड़ाई नहीं हो रहा है। भवानीपुर में कितना डिफरेंस होगा, हम लोग चाहता है क्या लाखों वोटों से ममता बनर्जी जीते, तो इसके लिए हम लोग को प्रचार भी चल रहा है। कल पूरी ताकत से हम लोग को सारी भवानीपुर में वहाँ मीटिंग किया, ममता बनर्जी किया, अभिषेक बनर्जी किया। इस बार भी हम लोग भारी मतों से ममता बनर्जी जीतेंगे, ये मेरी उम्मीद है। तो चुनाव प्रचार खत्म होने के पहले ये कहा कि भवानीपुर नहीं भारत की लड़ाई है, तो ये दिल्ली की लड़ाई का आगाज है। इसलिए लड़ाई है कि हम लोग एक बार प्रमाण किया पश्चिम बंगाल में, जब सारी ताकत लेकर बीजेपी आया था पश्चिम बंगाल में, लेकिन उसको रोकने में कामयाब हुआ ममता बनर्जी, और 2016 से ज़्यादा सीटों से जीता है। तो इसे प्रमाण हो गया सारे हिंदुस्तान में, एक ही आदमी, एक ही लड़की है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी, जो रोक सकता है बीजेपी को। आशिका, ये टीएमसी पार्टी हो सकती है कि नतीजों से पहले ही बता दिया कि मुकाबला तो कहीं है ही नहीं, ये तो सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। देखिए इस बात में लेकिन दोहराई ये भी नहीं है कि ममता बनर्जी पहले भवानीपुर से अच्छे मतों से जीत चुकी हैं, 2 बार वहीं से विधायक रही हैं। हालांकि इस बार भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम चली गई थी, और जो विधानसभा चुनाव हुए थे शोभन देव चटर्जी लड़े थे, उनको भी जीत हासिल हुई थी भवानीपुर से। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट हैं प्रियंका टिब्रेवाल, पिछले कुछ महीनों में वो बहुत चर्चा में रही हैं। पोस्ट पोल वायलेंस का केस जिसे लेकर के बहुत बड़ा झटका राज्य सरकार को झेलना पड़ा है, सीबीआई की जांच तक हो गई है, वो जो मामला है उसमें वकील रही हैं प्रियंका टिब्रेवाल, उनको कैंडिडेट बनाया गया है। तो मुकाबला बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन भवानीपुर की बात करें, ममता बनर्जी भवानीपुर की बेटी हैं, तो कहीं ना कहीं टीएमसी का जो पूरा मंत्रिमंडल उतरा है वो कोशिश में है कि जीत जो हो ममता बनर्जी की ऐतिहासिक हो।
चलिए, इस ऐतिहासिक जीत और हार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं भवानीपुर सीट पर अंतिम दिन प्रचार का, और किस तरह की धक्कम धुक्की आपने देखी, साथ ही मारपिटाई की तस्वीरें। बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इस दौरान सुरक्षा कर्मी बीजेपी की तरफ से जो थे उन्होंने बंदूक तान दी टीएमसी के ऊपर। ये आरोप लगातार टीएमसी लगा रही है। अमेरिका के दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी बिना आराम किए कल रात करीब 8:45 बजे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम देखने पहुंच गए। वहां उन्होंने बन रहे नए संसद भवन के काम का जायजा लिया। पीएम मोदी करीब 1 घंटे तक वहां मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के इस दौरे की जानकारी किसी को भी पहले से नहीं थी, और ऐसे में जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने सिर्फ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का ही निरीक्षण नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन मजदूरों से भी बातचीत की जो दिन रात इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं। मजदूरों के अलावा पीएम मोदी ने वहां मौजूद अधिकारियों और इंजीनियरों से भी बातचीत की, और इसी दौरान इंजीनियरों ने प्रधानमंत्री को एक नक्शे के जरिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान उन्होंने इंजीनियरों को कुछ निर्देश भी दिए। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे, और इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए कल बिना किसी तय कार्यक्रम के प्रधानमंत्री पहुंच गए। किसी को भी जानकारी नहीं थी, और 26 तारीख यानी कल वो पहुंचे थे यहां पर, और 1 घंटे तक वो वहां पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस दौरे की जानकारी किसी को भी पहले नहीं होने दी, और ऐसे में प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो सबको हैरानी हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। नए संसद भवन का निर्माण कार्य जोरों शोरों पर है, और तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी ने जब निर्माणाधीन संसद भवन और संसद भवन परिसर का दौरा किया था तो क्या इसकी अहमियत है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये ऐतिहासिक धरोहर, भारत के जो डेमोक्रेसी का जो टेम्पल है, भारत के संविधान का मंदिर है, वो भारत का संसद भवन पीछे है, और यहाँ पर भारतीय संसद की जो कार्रवाई होती थी वो मुकम्मल होती थी। लेकिन आज़ादी के 75वें साल में अब नया संसद भवन, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उसका जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है, और इसका निर्माण कार्य बाकायदा डिज़ाइन की जो टीम है वो मुकम्मल कर रही है। बगल में ये पुराना संसद भवन है, और इसके बगल में कुछ ही दूरी पर नया संसद भवन बन रहा है। पीएम मोदी आए थे 8:45 पर रविवार रात, और करीब 1 घंटे तक इस पूरे के पूरे इलाके का मुआयना किया, और जो वहाँ पर श्रमिक थे जो बात कर रहे थे उनसे उनका कुशलक्षेम जाना, उनसे बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे प्रधानमंत्री को देखकर वहां के मजदूर भी काफी उत्साहित नजर आए। अच्छा, आपके दोस्तों वगैरह ने बताया कि पीएम आए थे? हाँ, बताए थे। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? सही लगा जी, पीएम मोदी आए थे। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? वो पाइपलाइन का काम करते हैं। तो पीएम जब आए थे तो कैसा लगा आपको? हम ये लड़के सब बता रहे थे ना कि सही लगा। पीएम मोदी आए थे यहाँ पर, वो सब उद्घाटन किए, काम को देखे, हौसला बढ़ाए। मन में क्या आपकी भावना आई? उत्साह बढ़ाए। अच्छा लगा? अच्छा लगा। आप बताइए, थोड़ा आगे आइए। हाँ, बढ़िया लगा। अच्छा लगा। हाँ, आगे आइए, आगे आइए। हाँ, अच्छा लगा, सुने तो अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा, यहाँ पे आए तो। और आइए अब आपको बताते हैं क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, और उम्मीद है कि ये भवन अगले साल 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास बनेंगे, मंत्रालय और उनके विभागों के लिए दफ्तर भी बनेंगे। और इस प्रोजेक्ट का ऐलान सितंबर 2019 में हुआ था, और पिछले साल 10 दिसंबर को पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को 21 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है और इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे लोकसभा भवन में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 10 दिसंबर को इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी और इस वक्त आपको स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल रात की है, जब प्रधानमंत्री अचानक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। दूसरी तस्वीर 10 दिसंबर 2020 की है, जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। और पीएम मोदी ने नए संसद भवन का काम देखने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, देश के निर्माण में सदैव आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के नव निर्माण में पिछले 7.5 साल से बिना थके बिना रुके चलते जा रहे हैं, उनका खुद नए संसद भवन के निर्माण स्थल को देखने जाना दर्शाता है कि वो अपने समय का हर पल केवल और केवल देश की सेवा में अर्पण कर चुके हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ट्वीट किया है, कर्मयोगी का जीवंत रूप है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका से अपने दौरे से आते ही प्रधानमंत्री संसद भवन के निर्माण कार्य को देखने पहुंच गए। उनकी ये अथक साधना हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। वहीं बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट में लिखा, राम काज किन्हें बिनु मोहि कहा विश्वास विश्राम। पिछले दिनों की लगातार विदेश यात्रा, उसके बाद दिन भर के सरकारी काम और रात्रि में भी आराम नहीं। ये कार्य केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में एक ही धुन हो, जय जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए बन रहे संसद भवन के कार्य का निरीक्षण करते हुए। तो प्रधानमंत्री की तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है और वो भी तब जब वो अमेरिकी यात्रा से वापस लौटे हैं और अचानक बिना आराम किए वो करीब रात को 8:45 बजे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम देखने के लिए पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने ये भी लगातार कहा है, उम्मीद जताई है कि 2022 का जो शीतकालीन सत्र होगा वो इसी नए संसद भवन में किया जाएगा। इस बात की उम्मीद उन्होंने जताई है। और ये कल रात की तस्वीरें, यानी 26 सितंबर 2021 की रात 8:45 बजे की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री बिना किसी की जानकारी के यहाँ सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम निरीक्षण करने के लिए इस प्रोजेक्ट का पहुंचे और वहां पर मौजूद अधिकारियों से बात की, मजदूरों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के दौरे के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया, जिस पर केंद्र सरकार ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि ओवैसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हमारे साथ। असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर हम उनसे बात करते हैं। उन्होंने पीएम के उस विजिट पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर की परमिशन के बिना ही पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गए जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ओवैसी जी की ये बेसिर पैर की बात है और उनको सोच समझकर बोलना चाहिए। जो वहाँ पर कर्मचारी मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं वो क्या परमिशन लेकर के जाएंगे? सेंट्रल विस्टा का जो निर्माण हो रहा है वहाँ पर जाकर के उन्होंने निरीक्षण करने का काम किया है और प्रधानमंत्री जी ने अपने को कभी भी प्रधानमंत्री नहीं कहा। उन्होंने कहा प्रधान सेवक हूँ मैं, और प्रधान सेवक की हैसियत से वो कहीं भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निरीक्षण के बाद एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम के दौरे पर सवाल उठाना उन्होंने ट्वीट किया है। संसद प्रधानमंत्री कार्यालय के क्षेत्र में नहीं है, वो लोकसभा अध्यक्ष के बिना वहां क्यों गए थे? क्या स्पीकर ने उन्हें अनुमति दी थी? ये संविधान की मूल संरचना में शामिल शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री जो है वो संविधान के लिहाज से, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिहाज से एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हैं। अगर प्रधानमंत्री सिर्फ अकेले जाकर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उसका मायना करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो मेरा मानना है वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ उनका ये स्टेप है। दूसरा, उस हाउस का जो कस्टोडियन है वो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो उनके साथ क्यों नहीं थे? बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने भी असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे ये कहते हुए अत्यंत खेद है कि ओवैसी हैं तो सांसद पर शक्ति के पृथक्करण का
ABC उन्हें पता नहीं है। उन्हें देश की पसंद काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं, बल्कि ढीला ढाला पर्यटन करने वाला, अवकाश मनाने विदेश जाने वाला, सांप्रदायिकता को पालने वाला व्यक्ति चाहिए। और इधर एनसीपी नेता मजीद मेमन ने प्रधानमंत्री के ट्वीट पर जिक्र किया है, उसको भी हम दिखवाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री को उम्मीद है कि 2022 का शीतकालीन सत्र संसद की नई इमारत में होगा, जिस बात का उन्होंने जिक्र किया है। और ऐसा लग रहा है कि जिस रफ्तार से उन्होंने काम को होते हुए देखा है, उन्हें उम्मीद है कि 2022 का जो शीतकालीन सत्र है वो संसद की इसी इमारत में होगा। यानी 2022 का शीतकालीन सत्र अब इस इमारत में होने की उम्मीद प्रधानमंत्री ने, जो वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने बताया है। और अब बात हापिक और न्यूज 18 के पहल मिशन पानी की। माया साबले 12 सालों से सैनिटेशन से जुड़े असंगठित क्षेत्र में काम कर रही थी। माया ने बेहतर रोजगार की तलाश करने की कोशिश की, पर शिक्षा के अभाव में उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इसी जदोजहद के बीच माया को औरंगाबाद में वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के बारे में जानने का मौका मिला और यहीं से उनकी जिंदगी की कहानी बदल गई। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। नमस्कार, माझं नाव माया राजू साबळे आहे। मेरा नाम माया राजू साबले है। मैं मुंबई में लोकशाहीर अन्ना भाऊ साथी नगर में रहती हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं। मेरे पति हमें तब छोड़ गए जब हमारी सबसे छोटी बेटी सिर्फ 8 महीने की थी। मैंने अपनी बेटियों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। उसके लिए मैंने लोगों के घर पर 2-3 साल तक बाइक का काम किया, परंतु वह काम हमारी आजीविका के लिए व्यवहार स्रोत नहीं था। मग मी छोटं मोठं काम करत होते, धुणं भांड्याचं काम मी 2-3 वर्ष केलं। त्यातून मला काही म्हणजे व्यवस्था माझी होत नव्हती। मुकेश वाकरे साहब, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के मुकेश वाकरे ने मुझे सलाह दी कि मैं इंस्टीट्यूशन से 6 दिन ट्रेनिंग प्राप्त करूं और देखूं कि मुझे कैसा लगता है। वर्ल्ड टॉयलेटचं त्यांनी मला सर्टिफिकेट दिलं आणि मग मला बोलले बघा ते सर्टिफिकेट तुम्हाला जर भेटलं। एक प्रशिक्षित स्वच्छता कार्यकर्ता बनने के बाद आदिनाथ और मुकेश वाकरे साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि वे मुझे अपना सहयोग देंगे। अब मेरे पास दफ्तर में एक सफाई कर्मचारी की नौकरी है। मेरे पास एक अच्छी पगार है। मैं और मेरा परिवार अब सुखी हैं। करता तिथून मला चांगली पेमेंट वगैरे सर्व काही मिळत राहिले आणि मी माझा परिवार वगैरे आता एकदम सुखात आहोत। हीच माझी इच्छा है कि बस आता ही तो मेरी आशा है कि मेरी बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त करें, एक अच्छी नौकरी करें और एक शक्तिशाली और स्वतंत्र महिला बने। उभं राहिलं पाहिजे, हेच माझे स्वप्न आहे।